पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार जो पार्टियां हुकूमत के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रही हैं या जो नेता हुकूमत को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। चाहे बात नवाब मलिक की जाए, चाहे बात की जाए संजय रावत की, चाहे और तमाम वो नेता जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है, क्योंकि ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की और रात के 12 बजे आनन फानन में संजय रावत की गिरफ्तारी देखा दी गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, क्या मायने हैं आखिरकार संजय रावत की जो ये गिरफ्तारी दिखाई गई है, वो भी तकरीबन रात के अंधेरे में? नदीम, आपको शायद अच्छी तरह से मालूम होगा कि ये सरकार रात के अंधेरे में ही सारे काम करती है। चाहे आप कहीं से शुरू कर लें, सीबीआई का डायरेक्टर निकाला जाना हो, या डिमोनेटाइजेशन करना हो, या देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलवानी हो मुख्यमंत्री पद की, तो सारे काम, क्योंकि ये सरकार जो है वो कोई भी काम सीधा करती नहीं है। और ये जो संजय राउत वाला किस्सा है, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। असल में देश में एक बड़ी साजिश चल रही है कि 2024 के पहले किस तरह जो पूरा अपोजिशन है उसको खत्म कर दिया जाए। खत्म करने से मेरा मतलब ये है कि कोई फिजिकली खत्म नहीं करता, मगर उसको ऐसे खत्म किया जाए कि वो पॉलिटिकली खत्म हो जाए, राजनीतिक तौर से। तो ये जो आपने बात बताई, ये अभी पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूं, ये इस काम ने तेजी पकड़ ली है, रफ्तार पकड़ ली है। ये ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स, इन सब का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें अपने जितने दुश्मन हैं उनको कैसे भी पॉलिटिकली खत्म किया जा सके। और ये जो महाराष्ट्र की सरकार गिरने का पूरा नजारा आपने देखा है, ये उसी का एक हिस्सा था। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 9 राज्यों की सरकार इस तरह से एमएलए खरीद फरोख्त करके, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करके, लोगों को रातों रात इधर से उधर घुमा करके, पार्टियां तोड़ करके सरकारें गिराई हैं। तो ये पूरे देश ने देखा है। और इसी क्रम में आपने एक बात बहुत सही कही कि आवाम से जो आवाम सवाल पूछता है, या जब सरकार से कोई विरोध करता है या उसको आईना दिखाने की कोशिश करता है, उसका अंजाम जेल में होता है। अब चाहे वो मोहम्मद जुबैर हो, चाहे वो तीस्ता तलवाड़ हो, चाहे वो कोई भी आप एक्टिविस्ट उठा करके देख लीजिए, उसका अंजाम यही होता है। चाहे कफील खान साहब हो, तमाम लोगों के साथ में यही हो रहा है। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि यहाँ बेंगलोर की एक लड़की को, दिशा को, आपको याद होगा कि महज एक ट्वीट करने पर दिल्ली पुलिस आके गिरफ्तार करके बेंगलोर से दिल्ली ले गई, और बाद में उस सारे किस्से के अंदर कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि इसमें अब जुबैर को 1 महीने के सलाखों के पीछे रहना पड़ा। और जो संजय राउत का किस्सा है, ये भी इसी का है। आप देखिए कि इसमें 2 लेडीज के नाम आते हैं। एक संजय राउत की वाइफ है वर्षा राउत, और एक कोई महिला मालती नाम की है। कोई 83 लाख रुपए का लोन लिया गया, उसमें से 53 लाख रुपए वापस कर दिया गया। तो मेरी समझ से अगर जांच करनी थी तो जांच उन महिलाओं की होनी चाहिए थी जिन्होंने पैसों का लेन देन किया या जिनकी मनी ट्रेल हो। संजय राउत का इसमें क्या रोल है? पर संजय राउत से एक पार्टी खत्म होती है, एक पार्टी को नुकसान पहुंचता है, एक पार्टी की बदनामी होती है। इसलिए संजय राउत को जल्दी से जल्दी रात में 12 बजे जेल में डाला जा रहा है। तो सर, क्या ये माना जाए जो संजय रावत का एक, क्योंकि राजनीति में एक डेयरिंग अंदाज शुरू से संजय रावत का देखने को मिला है, चाहे वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के अमित शाह को सीधे तौर पर बोलना हो कि जो
शिक्षा आप या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उस स्कूल का हेडमास्टर रह चुका हूं। फिर जब सरकार गिराने की बारी आ रही थी, तब भी संजय रावत जो हैं डेयरिंग पे डेयरिंग अपनी पेश कर रहे थे। उसी डेयरिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और क्या इस डेयरिंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा खतरा लग रहा था कि उनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता? देखिए, ये सारी चीजें संजय राउत जो हैं वो बहुत आउटस्पोकन हैं। एक तरह से अंग्रेजी के शब्दों में कहा जाए तो लाउड माउथ हैं, मोटर माउथ हैं। वो वक्त वक्त पे अपने बयान देते रहते हैं, चाहे वो उनकी कंगना रनौत की दुश्मनी रही हो, चाहे वो ये जो अपना सुशांत सिंह राजपूत का वो हुआ था, केस हुआ था, रिया चक्रवर्ती वाला मामला हुआ, या जो ये आर्यन खान का मामला हुआ। उन्होंने हर मौके पर अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। और इस तरह के तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल करने वाला सरकार को बहुत चुभता है, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये हमारे खिलाफ एक तरीके की बगावत हो रही है। तो ये तो सच बात है कि भाजपा इस मामले से बहुत डरी हुई है। और भाजपा को ये लगता था कि इस तरह के जो लोग हैं उनको कैसे काबू में किया जाए। उनकी कोशिश ये रहती है कि इस तरह के लोगों को कैसे काबू में किया जाए। तो उसके दो रास्ते होते हैं, या तो उन्हें जेल में डालो, और नहीं तो दूसरा उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लो। आपने देखा होगा कि ये कहा जाता है कि बीजेपी इस समय देश की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे नारायण राणे हो। कम से कम मैं आपको 10 पॉलिटिशियंस के नाम गिना सकता हूं जो उस वॉशिंग मशीन में जाने के बाद साफ सुथरे हो गए। उनके खिलाफ कोई सीबीआई, उनके खिलाफ कोई ईडी, उनके खिलाफ कोई इनकम टैक्स की कोई रेड नहीं, कुछ नहीं। आपको याद होगा कि एक अभी अभी एक जोक चल रहा था कि एक एमएलए से पूछा गया कि भाई आप भाजपा में चले गए तो अब आप कैसा महसूस करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बड़े सुकून में हूं, अब कोई ईडी का डर नहीं, अब कोई इनकम टैक्स की रेट का खतरा नहीं, अब सब चीज सब तरफ से मैं पूरी तरह से महफूज हो गया हूं। तो ये चीज है कि जो सरकार के, जो भाजपा के जो लोग गलत काम करते हैं, चाहे वो गुजरात के मंत्री हो अर्जुन सिंह, जो 5 साल तक एक लड़की को रेप कर रहे थे, अभी तक सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आपको मेघालय के बराक साहब का जिक्र पता होगा, जो वहां पर एक वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाते थे, जिनके घर से जिलेटिन की जड़ें और ग्रेनेड और क्या क्या सामान बरामद हुआ। तो वो उनको, सरकार को वो सब दिखाई नहीं देता। चाहे वो बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो, आपने कवर किया होगा कुछ 6-1 महीने पहले एक एबीजी शिपयार्ड के मालिक ऋषि अग्रवाल कुछ 22,000 करोड़ रुपया स्टेट बैंक का डकार गए, और आज तक कोई ईडी की रेड मुझे सुनाई नहीं दी उनके ऊपर। या 34,000 करोड़ रुपए का डीएचएफएल का मामला जो आपने मुंबई में देखा होगा, वो 27 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दे करके उसके अंदर भी आज कोई मुझे आगे जांच होती नहीं दिखाई दे रही। तो ये इस तरह के बड़े बड़े घोटाले हैं जो लोग कहते हैं कि वो ईडी जो है वो 6 लोगों को पकड़ने के लिए 994 लोगों की नींद हराम करता है। ये है कन्विक्शन रेट 0.6%, कि आप 994 लोगों को प्रताड़ित करेंगे, टॉर्चर करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, मलाइन करेंगे, उनकी राजनीतिक जो छवि है वो खराब करेंगे। सत्येंद्र जैन को ले लीजिए आप, 2 महीने से वो जेल में पड़े हुए हैं जुडिशियल कस्टडी के अंदर। चार्जशीट फाइल हुई तो ईडी से कोर्ट पूछता है कि भाई जब वो डायरेक्टर ही नहीं है तो तुम सम्मन किस बात के दे रहे थे। तो ये मामले कोर्ट में खड़े ही नहीं होते, क्योंकि ये पूरे के पूरे फर्जी हैं। ऐसा ही आपको संजय राउत के केस में भी दिखाई देगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आप महाराष्ट्र से भी हैं, काफी लंबे समय से राजनीति को देखा भी है। क्या पहला ऐसा दौर था? अब इसी के साथ मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि शिवसेना जो है हमेशा अपने अग्रेसिवनेस के लिए जानी गई है। संजय रावत को टारगेट कर दिया, पार्टी को यह दिखा दिया कि शिवसेना पूरी जो है एकनाथ शिंदे के साथ हो गई है, उद्धव ठाकरे और संजय रावत अकेले थकेले पड़ गए हैं। क्या शिवसेना का जो कारगर था, जो कार्य था, वो खत्म के कागार पर है? भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि शिवसेना अब खत्म कर दी है संजय रावत को जेल में बेच करके। शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे ने खास तौर से, जो मराठी समुदाय है पूरे महाराष्ट्र का, उसका एक प्रतीक बना करके उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था। यह आपको याद होगा।
और आज उसी प्रतीक को राज्य का राज्यपाल खड़ा होकर ये कहता है कि यहाँ का सारा पैसा जो है वो गुजरातियों और मारवाड़ियों का है, अगर वो न रहे यहाँ पे, यहाँ का काम धंधा बंद कर दे तो ये स्टेट फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगी। ये जवाब एक राज्य के राज्यपाल का है जो 2.5 साल से वहां पे राज्यपाल है। तो मेरा ये कहना है कि जो इस तरह की कोशिशें हैं ये कामयाब नहीं होंगी। कोशिश यही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पहले पार्टी को तोड़ दो और फिर जो उद्धव ठाकरे का सबसे लॉयल सोल्जर है संजय राउत, उसको किसी मामले में फंसा दो और ये करके पार्टी को खत्म करने की कोशिश भाजपा कर रही है। आपको याद होगा कि भाजपा और शिवसेना के बाला साहेब भाजपा को महाराष्ट्र में लेकर के आए थे और वहां पे उसकी जड़ें पनपाई, उसको जड़ों में उन्होंने पानी सींच करके उस पार्टी को बड़ा किया। वो बड़ा करते करते इनका, आपको पता होगा शायद 30 साल से गठबंधन चल रहा है भाजपा का और शिवसेना का मुंबई में के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, और सरकार भी चला चुके हैं एक बार ये। तो आखिर में ये देखने को आता है कि भाजपा शिवसेना को महाराष्ट्र में खा गई, लिटरली जिसे कहना चाहिए। उन्होंने ओवर पावर करने की कोशिश की। आज भाजपा शिवसेना महाराष्ट्र में दूसरे दर्जे की पार्टी बन गई थी जब भाजपा ने अपना ऐसा प्लान बनाया। तो कोशिश यही है, जो ये जहां भी जाते हैं भाजपा वहां की रीजनल पार्टी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा बिहार में जेडीयू का यही हाल हुआ। 2.5 साल तक इन्होंने पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के साथ पार्टी चलाई, वही खत्म करने की साजिश की। यहाँ पर भी इन्होंने जेडीएस को खत्म करने का प्रोग्राम पूरा बना दिया कर्नाटक के अंदर। तो ये जो रीजनल पार्टी होती है उसको ये पनपने नहीं देते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो शिवसेना मान तरह जी बोलिए। शिवसेना मान लिया जाए कि खत्म हो चुकी है या खत्म के कागार पर है या खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी खत्म, आप विश्वास रखिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे एक ईमानदार नेता है और उद्धव ठाकरे ही बाला साहेब ठाकरे की लीगेसी है, जिसे कहना चाहिए इनहेरिट किया है। वो बाला साहेब ठाकरे की तरह एक एग्रेसिव और फ्लेमबॉयंट लीडर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उद्धव ठाकरे एक ईमानदार नेता है, ये बिल्कुल सच है। तो ये पार्टी बिल्कुल खत्म नहीं होगी, पार्टी रिवाइव करेगी, मगर पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। आपने एक चीज देखी होगी, अभी अभी उद्धव ठाकरे ने उत्तर भारतीयों की तरफ एक विशेष अभियान जैसा शुरू किया है कि जिससे उनका विश्वास जो है वो जीता जाए, क्योंकि मुंबई के अंदर 25% आबादी जो है उससे भी ज्यादा उत्तर भारतीयों की है और यहाँ पर 50 कम से कम सीट्स पर कॉर्पोरेटर्स पे और वार्ड्स के अंदर उत्तर भारतीयों का इन्फ्लुएंस है। तो अब वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब पूरा महाराष्ट्र में ये जो नॉर्थ इंडियंस हैं और हिंदी के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाया गया था और ये शिवसेना ने ही बनाया था, बाद में मनसे ने भी उसको लागू किया। बट अब उन्हें समझ में आया है कि यहाँ पे इनकी भी जरूरत है और अब पार्टी जो है वो नए स्ट्रेटेजी से काम करेगी और सरवाइव करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।